अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आफ्टर डिस्कसिंग द यस्टरडेज टॉपिक, जो हमने डिस्कस किया था वो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, जिसमें आपने देखा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ना वो सिंपली था दैट किसी भी दो सरफेस जब वो एक दूसरे के साथ कंटैक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल क्रिएट करता है, नॉर्मल रिएक्शन जो क्रिएट करता है वहाँ पे रिजल्टेंट के साथ, मगर रिजल्टेंट किसका? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का। तो उस एंगल को हम सिंपली कहते हैं बेटा, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम कहते हैं। वेलेज अगर हम बात करते उसके बाद बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की, वो भी आपने पढ़ा। एंगल ऑफ रिपोज को हम डिफाइन सिंपली कहते हैं वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है एक प्लेन का जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, सच दैट कि अगर कोई बॉडी उस प्लेन पे हो वो दैट जस्ट बिगिनस टू स्लाइड डाउन। ठीक है ना। तो एंड पे हमने देखा दोनों जो चाहे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो चाहे एंगल ऑफ रिपोज हो, वो चाहे वो टेन थीटा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन और टेन अल्फा था एंगल ऑफ रिपोज, तो फाइनली वो दोनों बराबर थे। दैट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज। नाउ विच वी विल डिस्कस एक्सेलरेशन एक्चुअली। नाउ एक बॉडी का जब वो मूव करता है किसी रफ सरफेस पे, यानी कि व्हेन अ ब्लॉक, यूजुअली विल कंसिडर अ ब्लॉक विच इज बीइंग प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, सो देयरफॉर इफ वी कंसिडर अ ब्लॉक हैविंग सम मास m which is being placed on a rough horizontal surface and such that a force p, such that कोई force for example एक force p इस ब्लॉक पे एक्ट होता है, such that a force p is applied on it towards the right side। ठीक है ना। सच दैट द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स द राइट। जब हम इसको फोर्स एक्चुअली अप्लाई करते हैं राइट साइड तो ये उसी डायरेक्शन, राइट साइड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना। विथ सम एक्सेलरेशन ए, किसी एक्सेलरेशन ए से ये मूव करेगा। पहले हमने देखा कि जो इसका इस ब्लॉक का वेट है ना, इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू ड्यू टू इट, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगी। चूंकि ये थोड़ा सा ये सरफेस यहाँ पे श्रिंक होगा, उस श्रिंक की वजह से ये डाउन स्लाइड होगा, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू द वेट वो बैलेंस करेगा इसके वेट को। उसके बाद हमने राइट डायरेक्शन में एक फोर्स पी लगाया, इसकी वजह से हम कहेंगे इसमें कुछ एक्सेलरेशन ए आएगी। ठीक है ना। लेकिन अब आपको पता है द बॉडी इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज रफ एज वेल, तो देयरफॉर वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल टेंड टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। सरफेस के दरमियान इस रिलेटिव मोशन को क्या करने की कोशिश करेगा? डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। अगर हम कहेंगे लेट ये जो म्यू है ना, दैट इज लेट म्यू बी दी लेट म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, चूंकि इस वक्त बॉडी जो है ना वो चल रही है। जब एक्चुअली ऑलरेडी हमने जो फोर्स लगाया है विच इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो विच मीन्स बॉडी इज मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर लेट म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, it is the coefficient of kinetic friction between the two surface in contact। और उसकी वजह से वहाँ पे F जो है ना, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जो एक्ट होता है किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। दैट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट ये एक्ट होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर एज R इज इक्वलेंट टू mg। नॉर्मल रिएक्शन जो है ना वो किसके बराबर है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन जो है सिंपली, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे हमें सिंपली किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस द वेट ऑलरेडी यू नो। एंड जो हमारे पास म्यू है, म्यू किसके बराबर होता है? इट इज सिंपली इक्विवेलेंट एफ बाय आर। इट इज द रेशियो ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स टू दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो देयरफॉर बेटा एफ किसके बराबर आएगा? एफ विल बी इक्विवेलेंट टू म्यू टाइम्स आर। दैट्स एफ इज इक्विवेलेंट टू म्यू एम जी। ठीक है ना। क्योंकि क्यों आर का वैल्यू यहाँ पे हमने देना है, तो एफ किसके बराबर आएगा? म्यू एम जी। ना मुझे ये बोलो जो नेट फोर्स अब इस ब्लॉक पे एक्ट होगा वो कितना होगा? दैट्स नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, नेट फोर्स कितना होगा ब्लॉक पे? इज गिवन बाय, दैट इज सिंपली जो एफ, दैट्स P इज इक्वलेंट टू F। देखो ऑलरेडी आपने पढ़ा है जो एक्सटर्नल फोर्स हम एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं इस ब्लॉक को, वो किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं? जस्ट टू काउंटर बैलेंस द फ्रिक्शन। क्योंकि आपने पढ़ा था जिस वक्त मैंने आपको एरिस्टोटल्स फालासी पढ़ाई थी, एरिस्टोटल ने यही गलती की थी। उसने कहा कि हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में गैलीलियो ने इसको डिस्कार्ड किया कि नहीं, कहा उसने कि जो फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं ये फोर्स को चलाने के लिए नहीं, रादर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें उतना ही जितनी फ्रिक्शन होगी उतना ही फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो देयरफॉर नेट फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। अब आपका ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ P किसके बराबर? इट इज M है, फोर्स ही है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो F किसके बराबर है? म्यू एम जी। ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा M एंड M विल गेट
cancelled out, तो therefore a is simply equivalent to mu into g, which means जो acceleration हमारे ब्लॉक में होगी जब वो किसी रफ सरफेस पे चल रहा है तो simply equivalent to mu into g, that will simply be dependent upon the coefficient of the friction and that of the acceleration due to gravity, especially अगर object चल रहा है तो therefore it is coefficient of kinetic friction. So therefore it was very simple to calculate the acceleration of an object which is moving on a rough horizontal surface. Now moving towards this other part कि अब ये वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर द रफ सरफेस. तो देयर इसका जो सेकंड पार्ट इसी का हम पढ़ेंगे, दैट इज वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. अब टोटल अब हम देखेंगे कि वर्क डन, अब हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हमने इसको मूव किया. अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हमने इसको मूव किया तो एक्चुअली हमें कितना काम करना पड़ा इस ऑब्जेक्ट को इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने के लिए, कितना वर्क डन इन मूविंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो हमें पता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. एंड इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम क्या होता है, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. है ना, कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप देखते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब भी एक्ट होगा तो इसका काम यही होता है कि बॉडीज़ के दरमियान जो रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है. तो देयरफॉर एक ऑब्जेक्ट को दूसरी सरफेस पे चलाने के लिए हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा. देयरफॉर वी हैज़ टू डू सम वर्क इन मूविंग द बॉडी और रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. अब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ये हम फील भी कर सकते हैं कि किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को चलाना है तो देयरफॉर हमें उस पर काम करना है. तो वंस अगेन वही वाला हम कंसिडर करेंगे, हमारे पास एक ब्लॉक है जैसे हमने ऊपर भी लिया था, फिर से मैं एक और डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा. तो वंस अगेन हम कहेंगे एक हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m सच दैट इट्स वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इसका वेट m है एंड देयरफॉर इसका जो वेट है ना it acts vertically downwards and this weight is actually balanced by normal reaction R. इसका जो वेट है इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन. तो देयरफॉर सिंपली आपका हो गया R इज इक्वलेंट m इंटू जी. इसके साथ हम कहेंगे अगर म्यू है यहाँ पे, चूंकि ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो म्यू है इट रिप्रेजेंट्स अस द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू surfaces in contact. Mu is the coefficient of friction between two surface in contact. So that जो force of kinetic friction है between the block and the horizontal surface वो किसके बराबर होता है. तो therefore हम कहेंगे यानी एज म्यू हमारे पास coefficient of friction है, तो therefore जो force of kinetic friction है, that's therefore force of kinetic friction between the two surfaces वो किस तरह हम निकालेंगे, एज हमको पता है म्यू इज इक्वलेंट एफ बाई आर. तो देयरफॉर बेटा एफ किसके बराबर आएगा, म्यू इंटू आर. तो एफ किसके बराबर हमें मिलेगा, सिंपली म्यू इंटू आर. अब आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर. तो देयरफॉर बेटा एफ इज इक्वलेंट म्यू एम जी. तो जो आपके पास फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, वो सिंपली आएगा म्यू एम जी. अब देखो अब इस ऑब्जेक्ट को हमने चलाना है, तो देयरफॉर बेटा फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में चलाना है तो हम इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स पी लगा रहे हैं इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन. आपको ऑलरेडी पता है ए फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है ना. तो देयरफॉर इसको चलाने के लिए जब हमने ये फोर्स लगाना है, दिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तब आपका ऑब्जेक्ट आगे जाएगा. अगर आप इससे कम फोर्स लगाओगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाए. लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपके इस अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा. फोर्स पी ज़्यादा लगाना पड़ता है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तब आपका ऑब्जेक्ट आगे चलेगा ना. फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाने के लिए विथ सम एक्सेलरेशन, हमें तो कुछ फोर्स पी अप्लाई करना है विच इज़ एट कम से कम वो हम कह सकते हैं एटलीस्ट इक्वल टू एफ होना चाहिए. एट दैट टाइम इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मूविंग, यानी अगर आपने कम से कम फोर्स ही लगाना है
यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को किसी एक्सेलरेशन के साथ चलाने के लिए, तो कम से कम जो फोर्स लगाना है वो हमने किसके बराबर लगाना है, एफ के बराबर। हालांकि लगाना हमें इससे ज़्यादा है तब ऑब्जेक्ट चलेगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मिनिमम फोर्स जो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है वो एटलीस्ट किसके बराबर लगाना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, ताकि इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मूविंग। ठीक है ना। तो देयरफॉर एक कंडीशन यहाँ पे हम लेते हैं, कंडीशन यही लेते हैं हम कि एक्चुअली जो कम से कम फोर्स हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है, लीस्ट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, ताकि ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे तब आपका वर्क डन होगा। तो लीस्ट फोर्स जो हमें चाहिए यहाँ पे, तो बेटा दैट लीस्ट फोर्स विल बी इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, यही कंडीशन हम यहाँ पे बनाते हैं, इसी से हम निकालेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू म्यू एम जी। ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर बॉडी अब बॉडी ने मूव किया कुछ डिस्टेंस एस, फॉर एग्जांपल अगर इसने ट्रेवल की कुछ डिस्टेंस एस, यहाँ पे पहुँच गया ये बॉडी, यहाँ पे पहुँच गई कुछ डिस्टेंस एस ट्रेवल करके, तो देयरफॉर बेटा वर्क डन, वर्क डन किसके बराबर होता है, इट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू एस फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी कि इफ बॉडी मूव्स थ्रू ए distance s, then work done। तो बेटा वर्क डन सिंपली किसके बराबर होगा, W इज इक्वलेंट एफ डॉट एस। सो सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस दैट्स इक्वल एफ, यहाँ पे मगर किसके बराबर है, P के, या और P इनटू एस। तो सिंपली बेटा किसके बराबर है, दोनों चाहे P हो चाहे F हो, किसके बराबर, एम म्यू एम जी इनटू एस। तो देयरफॉर बेटा इट इज चाहे एफ डॉट एस और पी डॉट एस विच म्यू जी एस। तो देयरफॉर वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन विल बी इक्वलेंट टू म्यू एम जी एस। सो दिस इज द वर्क डन इन मूविंग ए ब्लॉक ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे चलाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ता है। So we can say thus work done to move a body over a rough horizontal surface depends upon, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस। ये मटेरियल, ये जो दो सरफेस है उनका मटेरियल कैसा है, वुडन है, मेटालिक है, जो कोई भी मटेरियल कैसा मटेरियल है, नंबर एक। नंबर दो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो ये दो सरफेसेस हैं उनका नेचर कैसा है, पॉलिश्ड है अनपॉलिश्ड है, कैसे है, उस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर थर्ड, इट विल डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी, एम जी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड। ये वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस एक्चुअली इस बॉडी ने ट्रेवल की, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो देयरफॉर बेटा दिस वाज द फर्स्ट केस इन विच वी स्टडीड, यूजुअली जिसमें हमने स्टडी किया एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच वाज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। Now let's move towards the second part of it। अब इसका एक और पार्ट है। Now acceleration which is acceleration of a body down a rough inclined plane। अब एक्सेलरेशन बॉडी का जो एक्चुअली मूव करता है डाउन दी रफ इंक्लाइनड प्लेन, हम इस तरह एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी विच इज बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ रफ इंक्लाइनड प्लेन, आप इस तरह भी इसको कह सकते हो। ठीक है ना बेटा। तो हम वंस अगेन हम क्या कंसिडर करेंगे, देखो विल कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास m वंस अगेन विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइनड सरफेस। हम एक ब्लॉक लेते हैं जिसको हमने प्लेस किया है किसी इंक्लाइनड सरफेस पे। ये हमारे पास एक इंक्लाइनड सरफेस है बेटा। तो इस इंक्लाइनड सरफेस पे हमने एक ब्लॉक को रखा जिसका मास कितना है, m है इसका मास। ठीक है ना, ऑफ एन इंक्लाइनड प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये हमने इंक्लाइंड प्लेन लिया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, विच इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइनड प्लेन ए बी सी विच इज़ हिंज्ड एट बी, यानी यहाँ पे लगा हुआ है इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट थीटा। और ये प्लेन इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, विच इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। यू मस्ट रिमेंबर दिस कि एक्चुअली हम यहाँ पे एक्चुअली एक बॉडी लेते हैं, मास है, इसको हमने इस इंक्लाइंड प्लेन ए बी पे रखा जो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और ये थीटा इट मस्ट बी ग्रेटर, इट इज़ टेकन एज विच इज़ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, दैट्स एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्यों,
ताकि ये ब्लॉक स्लाइड करे डाउन विथ एन एक्सेलरेशन ए। क्योंकि जब भी ये एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज मैंने आपको कल भी बोला, इट इज़ अ मिनिमम एंगल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू स्लाइड डाउन अ प्लेन। तो देयरफॉर जब हमने इसको एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा रखा तो ऑब्वियसली ये बॉडी तो स्लाइड करेगी, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है तो ये बॉडी स्लाइड करेगी। हम कह रहे हैं कि ये बॉडी स्लाइड कर रही है विथ सम एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए से ये कुछ स्लाइड कर रही है यहाँ से। तो फर्स्ट हम देखेंगे बेटा, पहले आप देखो इसका जो वेट है ना, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ से वेट होगा mg, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, इस प्लेन को नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होगी, तो बेटा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि ये स्लाइड डाउन करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? क्योंकि ये खुद स्लाइड करेगी इस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? इन अपोजिट टू डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये स्लाइड हो रहा है। अब आपको पता है कि एक्चुअली यहाँ पे वेट जो है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। तो देयरफॉर वी कैन रिजॉल्व दिस वेट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट यहाँ से होगा, इट इज़ mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, इट इज़ mg sin थीटा, ठीक है ना। आफ्टर रिजॉल्विंग दिस वेट mg, चूंकि वेट mg किसी एंगल पे एक्ट हो रहा है बेटा, यहाँ पे आप देखो इनके दरमियान एक एंगल है थीटा, तो देयरफॉर एक किसी एंगल पे एक्ट हो रहा है, तो देयरफॉर दैट इज हमने उसको रिजॉल्व किया। तो अपने दो कंपोनेंट्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब इसमें आप खुद देख सकते हो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, इट इज बैलेंस्ड बाय दिस mg cos थीटा। सो देयरफॉर या आप खुद लिख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर बना सकते हो। वी आर कंसिडरिंग ए ब्लॉक ऑफ मास विच इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइनड सरफेस ऑफ एन इंक्लाइनड प्लेन, which is placed on this plane which is at some angle theta greater than angle of repose, such that the body slides down with some acceleration a. Then simply beta r is equivalent, after resolving this weight mg, therefore you will see r is equivalent mg cos theta। r जो हमारे पास है किसके बराबर है? mg cos theta। also we know ये जो हमारे पास coefficient of friction mu है, फिर से मैं बता रहा हूँ, it is r f by r। तो therefore f किसके बराबर आएगा बेटा? f will be equivalent mu times r। तो therefore f is equivalent mu mg cos theta, बिकॉज r को अपना वैल्यू देना है। तो therefore ये एक्चुअली इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉडी पे एक्ट होगा, दैट्स mu mg cos theta। नाउ नेट फोर्स जो अगर मैं फाइंड करूंगा, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी विच इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइनड प्लेन, वो कितना होगा? नाउ नेट फोर्स ऑन the body sliding down the inclined plane, तो therefore नेट फोर्स कितना होगा बेटा इसमें? वो आप खुद देखो, नेट फोर्स कितना होगा इस बॉडी पे जब ये स्लाइड करता है डाउन द प्लेन। तो नेट फोर्स फॉर एग्जांपल हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना होगा? mg sin थीटा माइनस f, है ना। mg sin थीटा, चूंकि जब ये स्लाइड करता है तो ये पार्ट इस वेट का इसी डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो देयरफॉर नेट फोर्स जो है ना, वो सिंपली किसके बराबर है? p इज इक्वलेंट mg sin थीटा माइनस f का अपना वैल्यू दे सकते हो। सो देयरफॉर p इज सिंपली इक्वलेंट mg sin थीटा माइनस बेटा f यहाँ ऊपर mu mg cos थीटा, ठीक है ना। दिस इज द नेट फोर्स। p आप कॉमन के निकाल सकते हो, mg आप बेटा कॉमन निकाल सकते हो। तो देयरफॉर इट इज sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्चुअली acting on the body when it is sliding down the inclined surface। अब ये नेट फोर्स निकला, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी? तो देयरफॉर एक्सेलरेशन एज p f once again, थोड़ा सा अब मैं इसको करूंगा। नाउ एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर p सिंपली इक्विवेलेंट ma इज इक्विवेलेंट mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो m एंड m तो गया, तो a इज सिंपली इक्विवेलेंट टू g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, विच मीन्स यहाँ पे माइनस बीच में आएगी, ये टर्म छोटी हो गई, g इसमें छोटा हो गया, दैट इज विच मीन्स, इसका मतलब क्या होगा बेटा? विच मीन्स a इज लेस देन g, ठीक है ना। ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली किस से कम है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि g के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे और a इस जानिब है, तो विच क्लियरली शोज दैट a इज लेस देन g।
ठीक है ना, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये हमें क्या चीज़ दिखाती है, ये दिखाती है कि जो एक्सेलरेशन एक बॉडी का जो एक इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आ रही है, इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है, हमेशा लेस देन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस क्लियरली दिस इक्वेशन शोज दैट ए इज लेस देन जी, विच शोज दैट एक्सेलरेशन, वंस अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑलवेज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स इसमें आपने याद रखने हैं, तो देयरफॉर बेटा नोट करें आप इसमें कि जब एक इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल, कि अभी हमने रखा भी था एट एंगल थीटा विच इज़ लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन अगर हमने अब क्या काम किया, वन सेकेंड, हमने इसी प्लेन को लिया, प्लेन को हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसके साथ रखा, लेकिन अब लेस देन एंगल ऑफ रिपोज वहाँ पे हमने मेंटेन किया। ठीक है ना। तो देयरफॉर ऑब्वियसली जो आपका ब्लॉक है वो तो नीचे आएगा नहीं, क्योंकि नीचे आने के लिए कम से कम जो एंगल आपके पास होना चाहिए वो एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे एंगल लगाया है इस सरफेस के साथ इस प्लेन को, वो लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है, तो आपकी जो बॉडी है ये नीचे नहीं आएगी, इट विल नॉट स्लाइड डाउन रदर। तो हम क्या करेंगे, तो मुझे ये बताओ कि मिनिमम फोर्स जो मुझे चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है मुझे मिनिमम फोर्स की इस बॉडी को अप करने के लिए, ठीक है ना, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, वो कितना होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे आपके सामने बनाऊंगा, दैट इज व्हेन ए प्लेन इज inclined to the horizontal at an angle theta, ठीक है ना, at an angle theta which is less than angle of रिपोज, तो बॉडी नीचे नहीं आएगी। देन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन। यानी अगर तो कम से कम फोर्स मुझे बताओ, कम से कम फोर्स हमें निकालना है जो हम जिसकी हमें ज़रूरत है अगर हमने बॉडी को क्या करना है, अगर हमने बॉडी को अप द प्लेन मूव करना है। यानी इफ़ वी वांट टू मूव द बॉडी अप द प्लेन, तो देयरफॉर कम से कम फोर्स जो हमें उस वक्त चाहिए वो कितना होगा। तो देयरफॉर बेटा दैट सिंपली मैं उसको F1 से रिप्रेजेंट होगा, वो सिंपली होगा बराबर आपके mg sin थीटा प्लस f। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने mg साइन थीटा, वो क्या था, mg साइन थीटा था, ये देखो आप mg साइन थीटा डाउनवर्ड्स था और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड्स था। अब एंगल ऑफ रिपोज है नहीं, यहाँ पे स्लाइड नहीं करेगा, तो कम से कम फोर्स जो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको ऊपर खींचने के लिए, वो एक तो ये फोर्स होगा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कम से कम फोर्स तो इतना ही आपने लगाना है कि आपने ये जिस फोर्स से नीचे आ रहा था और जितना फोर्स को अपोज कर रहा है इन दोनों को ऐड करना है, तो वही कम से कम फोर्स आपने लगाना है इस बॉडी को स्लाइड अप करने के लिए, इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो वही मैंने लिखा, F1 विल बी सिंपली इक्विवेलेंट mg sin थीटा प्लस f, दैट्स इक्विवेलेंट टू mg को बाहर लिखो, दैट इज sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक है ना। वही चूंकि f किसके बराबर था बेटा, वो आपने देखा था f था म्यू mg cos थीटा, ऊपर इक्वेशन में आपने देखा f था म्यू mg cos थीटा, तो mg इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो mg को मैंने बाहर रखा, तो इट इज sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ठीक है ना। ये कम से कम फोर्स एक्चुअली हमें लगाना पड़ता है, कम से कम फोर्स इतना लगाना पड़ता है इस बॉडी को अप करने के लिए। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, एक्सेलरेशन सिंपली इसमें एम ए ये बन जाएगा, तो देयरफॉर एम एम कैंसिल हो जाएगा, वो सिंपली होगा ए इज इक्वलेंट टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और तब उस ऑब्जेक्ट में इतनी एक्सेलरेशन होगी। क्योंकि इस एफ को हम एम ए से रिप्लेस करेंगे, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे बचा इज इक्वलेंट जी साइन थीटा प्लस म्यू। ये उस वक्त कम से कम एक्सेलरेशन जो उस ऑब्जेक्ट के पास होगी जब वो अप द इंक्लाइंड सरफेस मूव करेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर बॉडी एक और केस में भी ये भी आप हो सकता है, अगर इफ़ द बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड अप द प्लेन विथ एक्सेलरेशन ए,
किसी एक्सेलरेशन ए से अगर हमने इसको ऊपर लेके जाना है, तब भी आपका बेटा ऐसे ही कुछ बनेगा एम जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो फोर्स हमने लगाना है, तो देयर फोर उस वक्त एम जी यहाँ पे लगेगा, एम जी ये ऐसी इक्वेशन रहेगी, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस एम ए। तो उस वक्त हमने वो फोर्स उसको ऐड करना है जिस फोर्स से हमें इसको एक्सेलरेट करवाना है ना। यहाँ पे यानी कि अगर आप कहते हो कि मुझे अब किसी फोर एक्सेलरेट करवाना है, इसको किसी फोर्स से एक्सेलरेट करना, तो एक्सेलरेट करने के लिए आपको कुछ फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस फोर्स को आपने इसमें ऐड करना है, तो देयरफॉर उस वक्त हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह एक और चीज़ इसमें है कि अगर मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी डाउन एन इंक्लाइनेड प्लेन। इसी में अगर अब आपने बॉडी चूंकि खुद नीचे स्लाइड तो नहीं होगी, तो मिनिमम फोर्स कितना देना पड़ेगा आपको पुश करने में। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसमें, दैट इज मिनिमम फोर्स required to push the body down the inclined plane। कम से कम फोर्स कितना देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक इट एज F2, तो बेटा वो सिंपली होगा F माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि उस वक्त क्या फोर्स ऑफ हमें नीचे उसको धकेलना है, तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स देना है। कितना फोर्स, वो सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था उसमें, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा, जो फोर्स आप उसको प्रोवाइड कर रहे थे। तो देयरफॉर दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट F2 विल बी इक्विवेलेंट F माइनस एम जी साइन थीटा, कम से कम फोर्स जिससे हम पुश करेंगे बॉडी को ताकि वो इंक्लाइंड सरफेस से नीचे जाए। तो दैट इज सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट होता है, एंड इट इज द वो कंपोनेंट है वेट का जो डाउनवर्ड्स एक्ट होता है। तो देयरफॉर वंस अगेन इट इज इक्विवेलेंट टू एम जी कॉमन रहेगा, इट इज म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देयरफॉर दिस इज बेटा द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू पुश द बॉडी डाउन द इंक्लाइनेड प्लेन, ठीक है ना। नाउ इसमें भी हमने वर्क डन पढ़ना है। तो देयरफॉर वंस अगेन दिस वाज बेटा द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ये था ये एक्सेलरेशन बॉडी का जब इंक्लाइनेड रफ सरफेस पे होता है। अब वर्क डन, ठीक है ना। नाउ work done in moving a body up the inclined plane, work done in moving the body up an inclined plane। अब ये बताओ कि कितना काम करना पड़ेगा हमें इस, चूंकि स्लाइड के वक्त हम काम नहीं करते, खुद ब खुद काम हो जाता है इस पे, ये खुद एक्चुअली स्लाइड होके नीचे आ जाता है। लेकिन उसके बाद हमने एक केस पढ़ा था कि एक्चुअली मैंने आपको बताया था, अगर हमने इसको अब स्लाइड अप, इसको इंक्लाइन करवाना, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम हमने इसको इंक्लाइनेड प्लेन को रखा, तो इस पर हमें कितना काम करना पड़ेगा इसको अप करने के लिए। तो वही अब देखेंगे हमें कितना काम करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा हमें इन मूविंग द बॉडी अप द इंक्लाइनेड सरफेस। तो उसके लिए वंस अगेन एक ब्लॉक मैं लूंगा जिसके पास कुछ मास m है, जिसको हमने प्लेस कर रखा है वंस अगेन ऑन एन इंक्लाइनेड सरफेस हैविंग सम इंक्लिनेशन, ठीक है ना, लाइक दिस। मैं यहाँ पे तो एक और डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा, यहाँ पे इंक्लिनेशन है, तो बेटा यहाँ पे हमने इस बॉडी को रखा है, तो देयरफॉर इसको हमने इंक्लाइन करना है। तो इंक्लाइन करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमें कुछ फोर्स P यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस इंक्लिनेशन में इसको चढ़ाने के लिए। देयरफॉर इस ए बी सरफेस को इंक्लाइन करने के लिए हमें कुछ फोर्स P लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बॉडी पे, सच दैट दिस बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड अप द इंक्लाइनेड प्लेन, ताकि ये बॉडी स्लाइड क्या करेगा, ये मूव करेगा अप द इंक्लाइनेड प्लेन। तो मुझे आप ये बताओ कितनी फोर्सेस, नेट कितने फोर्सेस होते हैं, कितने फोर्सेस होते हैं इन एक्ट, सॉरी मुझे कि कितने फोर्स एक्ट होंगे इस पे, हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस ब्लॉक। एक तो पहले ही इसका वेट mg बेचारा हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है ना, वेट mg विच इज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन AB, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब हम इस वक्त ऑब्जेक्ट को स्लाइड ऊपर करवा रहे हैं, फोर्स ऊपर की जानिब दे रहे हैं, तो देयरफॉर बेटा जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी इन डाउन द प्लेन, ठीक है ना, एज द बॉडी मूव्स अप द plane after applying some force P on the block. Now this weight mg once again it can be resolved into its two rectangular components। एक component बेचारा यहाँ से जाएगा, it is mg cos theta वाला component। दूसरा component कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, it is mg sin theta वाला component,
ठीक है ना। फिर से आप इसमें देख रहे हो कि ये जो एम जी कॉस वाला कंपोनेंट है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर रहा है, एम जी कॉस वाला कंपोनेंट बैलेंसेस द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज सिंपली आपके पास R is simply equivalent to mg cos theta. That's R is simply equivalent to mg cos theta. चलो पहले मैं यहाँ वो तीन फोर्सेस यहीं पे मैं लिखूँगा, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कितने फोर्स एक्ट होते हैं ब्लॉक पे, पहले वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू AB प्लेन AB, एंड नंबर थर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ डायरेक्शन, एक्टिंग डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन, फ्रिक्शनल फोर्स डाउन द प्लेन एक्ट होता है बेटा। उसके बाद हमने mg को रिजॉल्व किया वंस अगेन, इसका एक कंपोनेंट ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है, r इज इक्वलेंट mg कॉस कंपोनेंट जो है ना ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करता है, दैट्स r इज इक्वलेंट mg कॉस थीटा, एंड mg साइन थीटा इस वक्त डाउन द प्लेन है, mg साइन थीटा इज एक्टिंग डाउन द mg sin theta is acting downward in acts down the plane AB, ठीक है ना। तो वंस अगेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाली बात हम करेंगे, एज वी नो म्यू इज सिंपली इक्वलेंट एफ बाई आर, वंस अगेन एफ विल बी इक्वलेंट टू म्यू टाइम्स आर दिया हुआ है, इट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना बेटा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो देयरफॉर मुझे ये बताओ कि हमें फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना है, दैट्स फोर्स ऑन द ब्लॉक इज P है ना, लेकिन वो किसके बराबर है, नाउ फोर्स ऑन द ब्लॉक P किसके बराबर है, फोर्स ऑन द ब्लॉक P इज सिंपली इक्विवेलेंट, बोलो बेटा किसके बराबर है। अब जो फोर्स हमने यहाँ P फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पे वो किसके बराबर है, किसके बराबर आप इस तरह भी कह सकते हो, जो फोर्स अब हमने इस प्लेन को इस ब्लॉक को अगर हमने अप द इंक्लाइंड सरफेस चढ़ाना है तो हमें मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, दैट विल बी सिंपली F प्लस mg साइन थीटा, जितने ये दो फोर्स, चूंकि ये दोनों फोर्स इस वक्त डाउन द प्लेन एक्ट हो रहे हैं तो देयरफॉर आपको कम से कम इन जितने ये दो फोर्स है इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा। अगर आपने फोर्स से कम लगाया तब ऑब्जेक्ट स्लाइड नीचे आएगा, क्योंकि इस वक्त दो फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं इस ब्लॉक पे, तो देयरफॉर ऑब्वियसली अगर आपने इसको अप द इंक्लाइंड प्लेन चढ़ाना है तो आपने फोर्स इक्वल टू दिस थिंग अप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर P इज सिंपली इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है बेटा, P इज सिंपली इक्विवेलेंट mg sin थीटा प्लस f, तो देयरफॉर दैट्स P इज इक्विवेलेंट mg sin थीटा प्लस f निकाला हमने ऊपर, इट्स म्यू mg cos थीटा, ठीक है ना बेटा, दैट्स इक्विवेलेंट mg को कॉमन लेके आओ, इट इज साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये फोर्स हमें एक्चुअली अप्लाई करना पड़ता है ब्लॉक को मूव अप कराने के लिए, यानी टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब फॉर एग्जांपल अब इतना फोर्स हमने लगा दिया तो देयरफॉर ब्लॉक तो ऊपर चला जाएगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। नाउ इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक अप इन द इंक्लाइंड प्लेन वी हैव टू अप्लाई दिस सॉर्ट ऑफ फोर्स सच दैट इट ट्रेवल्स सम डिस्टेंस s फॉर एग्जांपल। तो वर्क डन कितना होगा बेटा, तब आपने वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। नाउ इफ द ब्लॉक मूव्स अप द प्लेन एंड travels some distance s, then work done will be simply equivalent, बोलो भाई वर्क डन किसके बराबर होगी, देन इट इज सिंपली इक्विवेलेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है ना बेटा। तो वो कितना होगा, दैट्स इक्विवेलेंट टू P इंटू
एस। अब पी आपने ऊपर निकाला तो देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इनटू एस। सो दिस इज द वर्क डन बेटा, जो एक्चुअली हमें करनी पड़ती है इस ब्लॉक को अप करने के लिए, इस ब्लॉक को अप इंक्लाइनेड सरफेस पे चढ़ाने के लिए दिस सॉर्ट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ता है। अब नोइंग द वैल्यू ऑफ एम थीटा एस एंड म्यू वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप द रफ इंक्लाइनेड प्लेन। एक चीज़ ज़रूरी आप में इसमें याद रखना, चूंकि ये जो फोर्स है ना ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, फिर सॉरी दिस फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? बिकॉज जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इट ऑलवेज इज पाथ डिपेंडेंट। अगर जो भी काम हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट करते हैं, इसके मुनाफी करते हैं, तो वो पाथ डिपेंडेंट होता है। इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन कुछ एनर्जी हमें हमेशा लॉस्ट होती है, वो हमेशा लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट, मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि फ्रिक्शन जो है ना ये बेटा सिंपली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो बेटा दिस वाज एक्चुअली द वर्क डन in moving a body up the inclined plane.